ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा खौफनाक कहानी आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। मैंने बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे वाक़यात आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन राजेश की जब ये स्टोरी मैंने सुनी तो कुछ देर तक मैं सोचता रहा कि अगर किसी के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आना शुरू हों तो क्या उसके लिए नॉर्मल बिहेव करना या सब कुछ नॉर्मल रखना मुमकिन हो सकता है। ये बताते हैं कि हम लोग अक्सर अपने नाना नानी के घर में वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रुकने के लिए जाया करते थे। हम लोगों की कोशिश होती थी कि ख़ास तौर पे गर्मी के दिनों में जून जुलाई में जबकि हमारी छुट्टियां पड़ा करती हैं वहाँ पे जाएं। इसी तरह जो हमारी दूसरी खालाएँ थीं, दूसरे मामू थे या जो भी और दीगर रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे नानी के घर में रुकने के लिए आया करते थे। 1991 में जब हमारे नाना का इंतकाल हो चुका था तो उसके बाद 1992 में यह हमारा पहला विज़िट था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस दफ़ा जब हम अपनी नानी के घर में जाने वाले थे तो हमारे नाना के इंतकाल को ना सिर्फ 1 साल हो चुका था बल्कि उनकी पहली बरसी थी जो हम वहाँ जाके मनाने वाले थे। हमारे नाना नानी का जो वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता के अंदर घर मौजूद था, बेसिकली ये एक गांव नुमा जगह थी और आप कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सा ना सिर्फ जंगल मौजूद था बल्कि अगर आपको इस गांव में या इस इलाके में जाना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा सफ़र सन्नाटे में या वीराने में तय करना होता था। ये जो एरिया था, यहाँ पे जितने भी घर मौजूद थे या जितने भी लोग रहा करते थे, जैसे कि आम तौर पे गांव में लोग मिलनसार हुआ करते हैं, एक दूसरे की खुशी में एक दूसरे के गम में शामिल हुआ करते हैं, वैसे ही इस गांव के या इस इलाके के लोग थे जो एक दूसरे की खुशी में एक दूसरे के गम में ना सिर्फ शामिल हुआ करते थे बल्कि जिस हद तक हो सकता था एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश किया करते थे। इन घरों के दरमियान जो हमारे नाना नानी की हवेली मौजूद थी, ये बेसिकली एक टिपिकल हवेली नुमा जगह थी, जैसे कि आम तौर पे गए वक्तों में या पार्टीशन से पहले अंग्रेज़ों के दौर में हवेलियां हुआ करती थीं। वैसे ही एक बहुत बड़ी सी हवेली थी जिसके चारों अतराफ गांव मौजूद था और उसके बाद जंगल मौजूद था। जबकि अगर आप हवेली के अंदर की तरफ की बात करें तो हवेली के चारों तरफ गैलरी नुमा जगह मौजूद थी, फिर कुछ कमरे बने हुए थे और उसके बाद जो बीच का हिस्सा था वो ना सिर्फ सहन पे मुश्तमिल था बल्कि उस सहन नुमा जगह में कुछ बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। ये जो हवेली थी ये हमारे पुरखों की, हमारे आबा व अजदाद की बहुत पुरानी हवेली थी और कहा जाता है कि सदियों से जो हमारे आबा व अजदाद थे वो इस हवेली में ना सिर्फ रहते चले आए थे बल्कि इनकी गए वक्तों में हुक्मरानी भी हुआ करती थी। अब ये जो हवेली थी इसके बीच में जो सहन का हिस्सा मौजूद था वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा झूला पड़ा हुआ था और जब हमारे नाना हुजूर जिंदा हुआ करते थे तो अक्सर जैसे ही सनसेट होने वाला होता था या सनसेट हो जाया करता था तो वो नानी के साथ ना सिर्फ उस झूले पे घंटों तक बैठे रहते थे बल्कि वहाँ पे बैठ के मुख्तलिफ काम अंजाम दिया करते थे। हमारे नाना और नानी ने उम्र का एक बड़ा हिस्सा था जो इस झूले पे ना सिर्फ एक साथ गुजारा था बल्कि इस कदीम झूले से मेरे नाना नानी की बहुत सारी यादें वाबस्ता थीं। नानी बताया करती थी कि जब मैं 13 या 14 साल की थी और तुम्हारे नाना जब 15 साल के थे तो इतनी कम उम्र में न सिर्फ हमारी शादी कर दी गई थी बल्कि हमें एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए भरपूर टाइम मिला था। नानी बताया करती थी कि इनके नाना के साथ जो ताल्लुकात थे वो ना सिर्फ एक बीवी वाले ताल्लुकात थे बल्कि आपस में इनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। किसी भी मसले को डिस्कस करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या ख़ानदान के अंदर किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो ये लोग आपस में इत्तेहाद के साथ
डिस्कशन के बाद उस मसले को सॉल्व किया करते थे। नानी बताया करती थी कि तुम्हारे नाना के इंतकाल से कुछ अरसे पहले कुछ अजीब तरह के वाक़यात थे जो ना सिर्फ होना शुरू हो चुके थे, बल्कि कुछ ऐसी बातें थीं जो मेरी समझ से बाहर थी कि बिला आखिर ये क्यों होना शुरू हो चुकी हैं। नानी बताती थी कि जैसे नाना का इंतकाल होने वाला था, तो उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले रोज़ाना मगरिब के बाद एक अजीब सा जैकल था जो जंगलों से या फिर किसी करीबी गांव से हमारे घर के बाहर या हवेली के बाहर आके बैठ जाता था और काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठ के रोता रहता था। इसके साथ साथ नाना का ये भी कहना था कि उनको कुछ अजीब से साए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ साए हैं जो उनके पास आके खड़े होना शुरू हो चुके हैं। नानी बताती थी कि नाना के इंतकाल से एक दिन पहले नाना बताया करते थे कि उनके जो अपने मरहूम वालिदैन थे वो उनको नज़र आना शुरू हो चुके हैं, और जब उनके साथ इस तरह के वाक़यात होना शुरू हुए तो इन वाक़यात के 2 या 4 दिन के अंदर अंदर नाना का इंतकाल हो गया। खैर, इसी तरह जब हम अपने नाना के इंतकाल के बाद अपनी नानी के घर में गए और हम सारे के सारे लोग मगरिब के टाइम या मगरिब के बाद एक साथ बैठे हुए थे, तो वैसे ही नाना के बारे में बहुत सारी बातें हमने करना शुरू की। नानी बहुत सारी बातें थीं जो नाना के बारे में ना सिर्फ बता रही थीं, बल्कि साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे नाना थे वो लोगों की अक्सर मदद किया करते थे। तो उनके इंतकाल से कुछ दिनों पहले एक फ़कीर था जो कि नाना के घर का विज़िट किया करता था, और वो अक्सर नाना को बोला करता था कि तुम्हारे जितने भी काम रह चुके हैं उनको मुकम्मल कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है जो रह गया है। अब जबकि नानी नाना के बारे में ये सारे वाक़यात बता रही थी, तो हम सबको एकदम से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि जो सहन है जहाँ पे नाना बैठा करते थे या जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा झूला मौजूद है, उस सहन के अंदर गांव के बाहर की तरफ से कोई दीवार कूद के अंदर आया है। अब क्योंकि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक जगह कमरे में मौजूद थे, लेकिन किसी के सहन में कूदने की ये जो आवाज़ थी ये वाज़े सुनाई दी थी। अब जैसे ही किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी तो पहले तो हमारे मामू वगैरह ये जो भी हम लोग थे, हम सारे के सारे समझे कि शायद कोई चोर है जो हवेली के अंदर कूद आया है, क्योंकि आमतौर पे गांव के अंदर इस तरह के वाक़यात हुआ करते हैं। जो चोर होते हैं वो आमतौर पे दीवारें कूद के घरों में दाखिल होते हैं और चोरी करने के बाद या अपनी चीज़ लेने के बाद दोबारा से दीवार पे चढ़ते हैं और बाहर कूद के फरार हो जाते हैं। अब ये सोच के जो करीबी बेलचे वगैरह रखे हुए थे, यह एक कुल्हाड़ी मौजूद थी। मेरे मामू उसकी तरफ लपके और फ़ौरन से लपक के वो कुल्हाड़ी उठा ली। मेरे मामू फ़ौरन से सहन की तरफ जाना चाहते थे और वो चाहते थे कि जो भी चोर है उसको जाके पकड़ें या कम से कम उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएं। जैसे ही मामू सहन की तरफ बढ़ने लगे तो एकदम से वो जो हमारी नानी थी उन्होंने कहा कि रुको, मज़ीद आगे मत जाओ। अब हम सारे के सारे लोग हैरान थे कि अगर हमारी हवेली में या हमारी नानी की हवेली में कोई चोर है जो कूद के आ चुका है, तो बिला आखिर ये उसको पकड़ने से या वहाँ जाने से क्यों रोक रही हैं। नानी ने कहा कि रुको, अभी वहाँ पे मत जाओ। ये जो मौसम है, यानी कि जो मौसम गर्मा है, इस मौसम में आमतौर पे चोर नहीं आया करते, क्योंकि चोरों को भी अंदाज़ा होता है कि गांव के घरों में, ख़ास तौर पे हवेलियों में, गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती है। वहाँ पे जो भी मौजूद है वो कम से कम चोर नहीं है। अब जिस दौरानिए में जबकि ये नानी ये सारी बातें हमें बता रही थी, तो एकदम से सहन की तरफ से ऐसा लगने लगा जैसे किसी सामान के घसीटने की या किसी ऑब्जेक्ट को खींचने की आवाज़ आ रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी सामान को या तो घसीटा जा रहा है या कोई ना कोई है जो वहाँ पे मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अपने जिस्म को खींचता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।
तकरीबन 2 या 3 मिनट तक इस तरह की आवाज़ आती रही और उसके बाद जो आवाज़ आना शुरू हुई उस आवाज़ ने हम सबको ना सिर्फ डरा के रख दिया बल्कि हम सबके औसान खता हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम सबके ऊपर कपकपी तारी हो चुकी है। एकदम से सहन की तरफ से झूला चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी सहन के अंदर कूदा है अब वो बाकायदा ना सिर्फ झूले पे बैठ चुका है बल्कि झूले पे बैठने के बाद मुसलसल इसको चलाना शुरू कर दिया है। और जो भी वहां पे मौजूद था ना सिर्फ वो वहां पे मौजूद था बल्कि बहुत तेजी के साथ झूले को इस्तेमाल कर रहा था। 2 से 3 मिनट तक हम सब के सब लोग जो कि नानी के घर में मौजूद थे एक सकते की सी हालत में थे और हमारी समझ से बाहर था कि यह सब कुछ बिलाखिर क्या चल रहा है। अब जब मुसलसल झूला चलने की आवाज़ आने लगी तो जो मेरी नानी थी वो कहने लगी कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ देखती हूँ और जो भी वहाँ पे मौजूद है उसको कहती हूँ कि यहाँ से वापस चले जाओ। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो नानी कह रही थी और ये किसी की भी समझ से बाहर था कि बिलाखिर ये जो बात कर रही हैं ये किसकी बात कर रही हैं। खैर जब नानी आगे बढ़ने लगी तो जो हमारे मामू थे वो कहने लगे कि अम्मा आप ना जाएं, हमें जाने दें, हम जाके देखते हैं कि आखिर कौन है जो वहाँ पे झूले पे बैठा हुआ है। अब नानी अपने तौर पे मामू को या हम सबको रोकना चाहती थी लेकिन हमारे जो मामू थे वो बज़िद थे। वो कहने लगे कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और ऐसा ही हुआ कि बिलाखिर जब मामू ने ज़िद की तो नानी कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम्हारा शौक़ है तो तुम जाओ और जाके देख लो। अब जैसे ही मामू उनके पीछे पीछे मुमानी और उनके साथ साथ हम लोग जब सहन की तरफ जाने लगे तो जो हमारे मामू थे वो सबसे आगे मौजूद थे, उनके पीछे पीछे हम सब चल रहे थे और तकरीबन हम 15 या 16 अफराद थे जो ना सिर्फ सहन में जाना चाहते थे बल्कि हम वहाँ जाके देखना चाहते थे कि आखिर कौन है जो सहन पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल झूला झूल रहा है। अब जैसे ही मामू खिड़की के करीब पहुँचे और उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ झांकना शुरू किया तो कुछ सेकंड के अंदर अंदर मामू के चेहरे का जो कलर था वो ना सिर्फ फक हो चुका था बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। एक अजीब सी कपकपी थी जो ना सिर्फ उन पे तारी थी बल्कि देखते ही देखते जो उनके हाथ में कुल्हाड़ी या जो भी बेलचा मौजूद था वो देखते ही देखते ज़मीन पे गिर चुका था। अब जब मामू की ऐसी हालत देखी तो जो मुमानी थी वो एकदम से आगे बढ़ी और जब उन्होंने भी खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो बाहर देखने के बाद उनका जो मुंह था वो ना सिर्फ खुला का खुला रह गया बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे काटो तो लहू नहीं। बारी बारी जितने भी लोग थे वो एक एक करके खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहे थे और जैसे ही खिड़की से बाहर की तरफ वो लोग देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके सामने उनकी मौत मौजूद है। एक अजीब सूरत हाल थी, सारे के सारे लोग डरे हुए थे। इसी दौरानिए में जो हमारी नानी थी वो पीछे से एकदम आगे की तरफ आई। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें इसीलिए ही मना कर रही थी कि तुम लोग वहाँ पे ना जाओ। अब तुम्हारा शौक़ पूरा हो गया और ये आज की बात नहीं है, पिछले काफ़ी अरसे से मैं ये देख रही हूँ कि अक्सर तुम्हारे जो नाना हैं वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और ना सिर्फ वो इस झूले पे आके बैठ जाते हैं बल्कि घंटों तक झूले पे बैठ के झूला झूलते रहते हैं। खैर ये कहने के बाद जो हमारी नानी थी वो एकदम से मज़ीद आगे बढ़ी और जितने भी बच्चे या मामू वगैरह वहाँ पे मौजूद थे उन सब के सब लोगों को इन्होंने पीछे कर दिया। अब जब इन लोगों को पीछे कर दिया तो इनको पीछे करने के बाद
ये गेट के रास्ते से सहन की तरफ गईं और सहन की तरफ जाके जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को बाहर की तरफ से बंद कर दिया। अब बाहर नानी मौजूद थीं और झूले के ऊपर हमारे मरहूम नाना मौजूद थे, जो कि इस दुनिया से तकरीबन 1 साल पहले हम सबको छोड़ के जा चुके थे। एक अजीब कश्मकश थी जो हमारे दरमियान मौजूद थी और ऐसा लग रहा था सब के सब एक ख्वाब देख रहे हैं। अब नानी मंजर से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ गईं तो उन्होंने एकदम से ज़ोर ज़ोर से चीख के बोलना शुरू किया कि तुम्हारा इस दुनिया से अब ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। तुम हर दूसरे दिन यहाँ पे क्यों आया करते हो? अब तुम यहाँ से चले जाओ और वापस खुदा के पास चले जाओ। अगर तुम इसी तरह यहाँ पे आते रहोगे तो हम सब का यहाँ पे रहना या यहाँ पे मज़ीद रुकना नामुमकिन हो जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता कि आज के बाद यहाँ पे वापस नहीं आना। ये कहने के बाद जो नानी थी वो रोती हुई वापस से ना सिर्फ कमरे के अंदर आ गईं, बल्कि वो हम सबको भी कहने लगी कि वापस से मज़ीद अंदर की तरफ चलो, और जब तक मैं ना कहूँ सहन की तरफ या झूले की तरफ मत जाना। अब ये जो रात थी ये हम सब पे ना सिर्फ बहुत भारी रात थी, ऐसा लग रहा था कि हम सब लोगों की नींद उड़ चुकी है। ये पूरी की पूरी रात हम लोगों ने ना सिर्फ जाग के गुजारी, बल्कि एक अजीब सा खौफ था जो मुसलसल हमें याद दिला रहा था कि बाहर जो झूला मौजूद है वहाँ पे अब भी नाना बैठे हुए हैं। खैर कुछ मज़ीद दिन हम लोगों ने वहाँ पे गुजारे, और जब हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो हम वापस से अपने घर अपने शहर में आ चुके थे। ये जो वाक़या था एक इस तरह का वाक़या था जिसके बारे में हम जब भी सोचा करते थे तो हमारे ना सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाते थे, बल्कि हमें यकीन ही नहीं आता था कि एक ऐसा शख्स जो इस दुनिया से जा चुका है, जिसका इस दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, वो भला क्यों कर हवेली में वापस आया करता है, और ना सिर्फ वापस आया करता है बल्कि घंटों तक उस झूले पे बैठ के झूला झूलता रहता है। इस दौरानिए में कि जब तक हमारी नानी जिंदा थी तो ना सिर्फ हमारे मामू, हमारे घर वाले या जितने भी करीब जवार के लोग थे वो सारे के सारे नानी को कहा करते थे कि ये जो हवेली है इस हवेली को बेच दें। इस हवेली को बेचने के बाद किसी और जगह कोई नया घर ले लें ताकि इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए। लेकिन हमारी जो नानी थी वो कहा करती थी कि ये जो हवेली है ये ना सिर्फ हमारे पुरखों की हवेली है, बल्कि पिछले 200 से 300 सालों से जितने भी हमारे आबाओ अजदाद हैं वो इस हवेली में ही पैदा हुए थे और इस हवेली में ही मर के गए थे। तो कम से कम जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस हवेली को मैं नहीं बेच सकती। इस हवेली से ना सिर्फ तुम्हारे नाना की बल्कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे उन सब की यादें वाबस्ता हैं। और ये जो बात थी ये बड़ी मोतबर बात थी कि अक्सर लोग उस जगह को या उस प्लेस को नहीं छोड़ा करते जहाँ पे उनके बुज़ुर्ग, उनके वालिदैन रहा करते थे। इस वाक़े के बारे में जब भी मैं अपनी मदर से डिस्कशन किया करता था तो उनका यही कहना था कि क्योंकि तुम्हारे जो नाना थे वो हम सब से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और ख़ास तौर पे उन्होंने नानी के साथ एक अरसा उसी घर में उसी झूले के ऊपर गुजारा था, तो इसीलिए वो अपने बच्चों की फ़िक्र के लिए, नानी की वजह से, ये सबको देखने के लिए या उनका ख्याल रखने के लिए मरने के बाद भी वापस आया करते थे। अब भी आज भी वो हवेली मौजूद है। अब भी गर्मियों की छुट्टियों में हम वहाँ पे जाया करते हैं, लेकिन ना हमारे नाना मौजूद हैं और ना ही हमारी नानी ज़िंदा है।